हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू रिवीजन क्लास। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंटरनल एनर्जी के बारे में। तो इंटरनल एनर्जी आता है हमारे पास थर्मोडायनामिक्स चैप्टर में। थर्मोडायनामिक्स हमारा 11th में सेकेंड टर्म में चैप्टर है। थर्मोडायनामिक्स का बेसिकली मतलब क्या होता है? सी थर्मोडायनामिक्स दो पार्ट में डिवाइडेड है। थर्मोडायनामिक्स, थर्मो यानी हीट एंड डायनामिक्स यानी वर्क डन। सो हमारे पास किसी भी प्रोसेस में चेंज इन वर्क डन और हीट में क्या चेंज होता है, जो भी एक प्रोसेस होता है, तो ये वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जो हमें ड्यूरिंग अ प्रोसेस जो भी हीट चेंज और वर्क डन होता है उसके बारे में हमें बताती है। ठीक है, तो ये तो था थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। इसमें हम काफ़ी सारे डेफिनेशंस पढ़ते हैं स्टार्टिंग में, बट मेन हमारे पास जो सबसे पहले टॉपिक आता है दैट इज इंटरनल एनर्जी। तो चलिए हम शुरू करते हैं इंटरनल एनर्जी के साथ। व्हाट इज इंटरनल एनर्जी? इंटरनल एनर्जी होती क्या है? ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी, नाम से ही पता चल रहा है इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो ये वो एनर्जी होती है जो हमारे पास जितनी भी एनर्जीज होती है ना, सबका सम हम जो करते हैं इंटरनल एनर्जी हमें वो बताती है। ठीक है, तो इट इज द सम ऑफ ऑल द एनर्जीज, जितनी भी एनर्जीज है सबका सम कर दो, जो हमारे पास वैल्यू आती है दैट इज इंटरनल एनर्जी। सो इंटरनल एनर्जी क्या है? इट इज द सम ऑफ ऑल द एनर्जीज present in a system। ठीक है, ये हो गया हमारा इंटरनल एनर्जी, सम ऑफ ऑल द एनर्जीज प्रेजेंट इन अ सिस्टम। फॉर एग्जांपल इंटरनल एनर्जी को हम डिपिक्ट करते हैं ई और यू से। ठीक है, कुछ बुक्स में आप ई से देखेंगे, कुछ बुक्स में आप यू से देखेंगे। तो ई और यू से हम डिपिक्ट करते हैं इंटरनल एनर्जी को। सो फॉर एग्जांपल इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है, देन पोटेंशियल एनर्जी होती है, फिर हमारे पास सपोज केमिकल एनर्जी भी होती है, न्यूक्लियर एनर्जी होती है, और भी बहुत सारी तरह की एनर्जीज होती है, तो सो ऑन। तो जितनी भी एनर्जीज हमारे पास होंगी उनका टोटल सम जो होगा वो हमें बताती है इंटरनल एनर्जी। ठीक है, अब देखिए आपको एक चीज ध्यान रखनी है दैट इंटरनल एनर्जी जो होती है ना, वो हमारे पास उसमें सिर्फ वही एनर्जीज आती हैं जो टेम्परेचर गवर्न करती हैं। ठीक है, इट इंक्लूड्स ओनली दोज एनर्जी विच गवर्न टेम्परेचर। मतलब वो एनर्जीज जो या तो टेम्परेचर से खुद अफेक्ट होंगी या फिर टेम्परेचर को अफेक्ट करेंगी। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है दैट इट इंक्लूड्स ओनली दोज एनर्जीज विच गवर्न टेम्परेचर। याद नहीं रहे तो बेशक लिख लीजिए दैट इट इंक्लूड्स ओनली दोज एनर्जीज विच गवर्न टेम्परेचर। फाइन, हमारे पास क्वेश्चन आता है कि हम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी क्यों नहीं पता लगा सकते। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन 1, why can we not calculate exact value of internal energy। तो हम इंटरनल एनर्जी की एग्जैक्ट वैल्यू क्यों नहीं पता लगा सकते? तो देखिए हमारे पास इंटरनल एनर्जी में एक एनर्जी आती है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी, राइट? तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आती है। सबसे पहले हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। तो काइनेटिक एनर्जी जो हमारे पास होती है दैट इज इक्वल्स टू, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी के भी ना 3 कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, सबसे पहले रोटेशनल एनर्जी होती है, एक होती है हमारे पास वाइब्रेशनल एनर्जी, और एक होती है हमारे पास ट्रांसलेशनल एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी कंसिस्ट ऑफ 3 टाइप्स ऑफ एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी एंड ट्रांसलेशनल एनर्जी। ठीक है, तो हमारे पास ये जो एनर्जी होती है ना, तीनों वाइब्रेशनल, रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल, तो ये तीनों एनर्जीज जो होती है वो बहुत जल्दी चेंज होती रहती है। ठीक है, बहुत फास्ट चेंज होती है, जिसकी वजह से हम काइनेटिक एनर्जी की ना एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता लगा सकते। देखो अब कोई एनर्जी है बहुत जल्दी चेंज होगी, इसकी वैल्यू कुछ है, उसकी कुछ है, उसकी कुछ है, जब तक हम इसकी बनाएंगे वो बाकी सारी अलग हो जाएंगी। तो ये बहुत जल्दी ना चेंज होती रहती है, बहुत जल्दी चेंज होती है। इस वजह से हम काइनेटिक एनर्जी की एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी, है ना? तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी की ही वैल्यू नहीं पता लगा सकेंगे तो हम हमारी इंटरनल एनर्जी की वैल्यू कैसे पता लगा सकेंगे? इंटरनल एनर्जी भी नहीं पता चल सकती। ठीक है, तो इसके आंसर में आप क्या लिखेंगे? लिखिए, इसका आंसर हमारे पास होगा दैट काइनेटिक एनर्जी, आप वीडियो पॉज करके बेशक लिख लीजिए, दैट काइनेटिक एनर्जी कंसिस्ट ऑफ रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी एंड ट्रांसलेशनल एनर्जी। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ रोटेशनल, वाइब्रेशनल एंड ट्रांसलेशनल एनर्जी, बट वी कैन नॉट कैलकुलेट ऑल दीज 3 energies accurately at the same time
we cannot calculate all these three energies accurately at the same time because they keep on changing, due to which we cannot calculate exact value of kinetic energy, due to which we cannot calculate exact value of kinetic energy, and hence we cannot calculate absolute or exact value of internal energy as well. ठीक है, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं आंसर, आपको समझ आना चाहिए कि हम क्यों नहीं कैलकुलेट कर सकते। ठीक है, तो आप अपने लैंग्वेज में लिख लीजिए, बेशक आंसर कैसे भी लिख लीजिए, बस आपका एग्जामिनर जब आपकी आंसर शीट चेक कर रहा हो तो उसको समझ आना चाहिए दैट आपने क्या लिखा है, क्या मतलब है इसका। ठीक है, अब देखिए एक चीज हमारे पास आती है दैट वी कैन नॉट कैलकुलेट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी, लेकिन ना आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि हम जो है ना, हम इंटरनल एनर्जी चेंज कितना हुआ इंटरनल एनर्जी में वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं डेल्टा ई। वाई देखो, अब सपोज मेरे पास दो बच्चे हैं, ठीक है, दोनों की कितनी एनर्जी है मैं ऐसे नहीं बता सकती, दोनों में कितनी एनर्जी है। ठीक है, मैंने उनको वेट्स दिए उठाने के लिए, एक ने उठा लिए 50 केजीज ऑफ वेट और एक ने सिर्फ 30 केजीज ऑफ वेट उठाए। ठीक है, तो दोनों में एनर्जी कितनी थी मैं तो ये तो नहीं पता लगा सकती, लेकिन दोनों में चेंज कितना हुआ, दोनों का डिफरेंस कितना एनर्जी का, मैं ये तो पता लगा सकती हूँ ना। एक ने 50 केजीज ऑफ वेट उठाए, एक ने 30 केजीज ऑफ वेट उठाए, तो डिफरेंस कितने का आया, 20 केजीज का डिफरेंस आया। तो डिफरेंस हम पता लगा सकते हैं, लेकिन कितनी एनर्जी है, कितनी इंटरनल एनर्जी है वो हम पता नहीं लगा सकते। फाइन, सो नोट बना के लिख लीजिएगा, we cannot calculate absolute value of internal energy but we can calculate absolute internal energy change। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रहनी चाहिए, हम इंटरनल एनर्जी चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं लेकिन हम इंटरनल एनर्जी नहीं कैलकुलेट कर सकते। फाइन, सो अब हेडिंग डालिए, यहाँ पर हेडिंग डालिए इंटरनल एनर्जी चेंज, इंटरनल एनर्जी चेंज, इंटरनल एनर्जी चेंज इज आर हेडिंग। अब देखिए सपोज हमारे पास इनिशियली इंटरनल एनर्जी है E1, इनिशियली मेरे पास E1 इंटरनल एनर्जी है, फाइनल इंटरनल एनर्जी मेरे पास कितनी आएगी E2। ठीक है, अब हमने पढ़ा था कि इंटरनल एनर्जी वो एनर्जी होती है विच गवर्न्स टेम्परेचर। तो अगर मेरे पास स्टार्टिंग में इनिशियली टेम्परेचर T1 है तो हमारे पास फाइनल टेम्परेचर कितना आएगा यहाँ पर, जब हमारे पास E1 इंटरनल एनर्जी है तो टेम्परेचर इज T1, और जब हमारे पास E2 इंटरनल एनर्जी है, फाइनल E2 इंटरनल एनर्जी है तो टेम्परेचर क्या होगा T2। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं दैट इंटरनल एनर्जी चेंज हमारे पास क्या आएगा, E2 माइनस E1। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इनिशियल E1 है, फाइनल E2 है, तो चेंज क्या आएगा E2 माइनस E1, ये लिखा इंटरनल एनर्जी चेंज E2 माइनस E1। और टेम्परेचर में चेंज कितना आएगा हमारे पास, चेंज इन टेम्परेचर, इनिशियली T1 है, फाइनल T2 है, तो हमारे पास चेंज कितना आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज T2 माइनस T1। ठीक है, अब यहां से हम ये चीज कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, अगर हमारे पास इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है ना, तो वी कैन से दैट डेल्टा E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T, हम ये चीज कह सकते हैं यहां से। ठीक है, और एक जो चीज आपको ध्यान रखने की है वो ये है दैट डेल्टा E जो है हमारे पास, डेल्टा E जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है हमारे मास से। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, यहां से हमारे पास आ गया डेल्टा E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा E, और हमें पता है दैट डेल्टा E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। ठीक है, तो अब देखो, अब यहां से हम ये कह सकते हैं दैट डेल्टा E, देयरफॉर डेल्टा E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M डेल्टा T। कह सकते हैं ये चीज, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा, तो कांस्टेंट यहाँ पर हमारे पास आता है S, वी कैन राइट इट एज MS डेल्टा T। S हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ पर आया है, एंड S बेसिकली होता क्या है, इट इज स्पेसिफिक हीट। ठीक है, S आपको ध्यान रखना है, S इज स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट होता है S हमारे पास। एंड व्हाट इज स्पेसिफिक हीट, अगर आपसे कोई पूछ ले कि स्पेसिफिक हीट क्या होता है, तो ये वो अमाउंट ऑफ हीट होता है जो किसी भी सब्सटेंस का एनर्जी को, हम टेम्परेचर को 1 डिग्री से ज्यादा बढ़ाना हो। ठीक है, वेन एवर वी वॉन्ट टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ एनी सब्सटेंस बाय 1 डिग्री, ठीक है, दैट इज स्पेसिफिक हीट। ठीक है, इट इज दैट अमाउंट ऑफ हीट जो हम किसी भी सब्सटेंस को देंगे उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए। फाइन, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाता है डेल्टा E इज इक्वल्स टू MS डेल्टा T। और ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो हमारे पास वैल्यू आई है डेल्टा E की, दिस इज ओनली फॉर सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड एंड लिक्विड के लिए होती है ये वैल्यू, हमारे पास गैसेस के लिए नहीं।
गैसेस के लिए क्या होती है, इट इज डेल्टा ई इज इक्वल्स टू एन इंटू सी वी इंटू डेल्टा टी, ये होती है हमारी वैल्यू फॉर गैसेस, ठीक है। इसको दोबारा, दिस इज द वैल्यू फॉर गैसेस, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, Cv क्या है, Cv इज मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। नहीं पता लिख लो यहाँ पर व्हाट इज Cv, मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है, Cv इज मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और बेसिकली ये होता क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन, तो ये दैट अमाउंट ऑफ हीट विच इज सप्लाइड टू अ सब्सटेंस, ठीक है। सिर्फ 1 मोलर सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज करना है अगर 1 डिग्री से एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो इतना ये मोलर हीट कैपेसिटी हम उसको देते हैं, Cv हम उसे देते हैं। सो दिस इज दैट अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। नहीं समझ आया, रिवाइंड कर कर दोबारा पॉज करके सुनिए। वो अमाउंट ऑफ हीट है जो हम एक सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री से इंक्रीज करने के लिए एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे देते हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज Cv, व्हाट इज n, n इज नंबर ऑफ मोल्स, डेल्टा T इज चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। और ये है हमारी ओनली फॉर गैसेस, दिस इज ओनली फॉर गैसेस, ठीक है। दिस इज ओनली फॉर गैसेस, दैट वाज ओनली फॉर सॉलिड एंड लिक्विड, ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है, फाइन, क्वेश्चन लिख लीजिए यहाँ पर। क्वेश्चन 2 हमारे पास है, ये पहला क्वेश्चन 1 था, ये क्वेश्चन 2 है, दैट why for isothermal process डेल्टा E इज इक्वल टू 0। हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए ना इंटरनल एनर्जी चेंज जो होता है वो 0 होता है, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों होता है हमको ये बताना है, दैट वाई फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा ई इज 0। अब आइसोथर्मल प्रोसेस कौन सा होता है, आपको उसके लिए ये चीज पता होनी चाहिए। देखो, आइसोथर्मल प्रोसेस वो होता है जहां पर हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर इक्वल्स टू 0 होता है, दैट इज फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा टी जो होता है हमारे पास, डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 0, चेंज इन टेम्परेचर 0 होता है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, ठीक है। और हमने ऊपर क्या पढ़ा, देखो हमने ये पढ़ा दैट चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, यही पढ़ा ना हमने। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा कि हमारे पास और वी नो, यहाँ पे लिखिए वी नो दैट डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा ई, है ना। और अगर हमारे पास डेल्टा टी जो है वो 0 की इक्वल है तो डेल्टा ई क्या हो जाएगा, हमारे पास डेल्टा ई भी 0 हो जाएगा। तो यहां से हमें ये पता चला कि फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 0 एंड हेंस वी नो दैट डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा ई, thus we can say that internal energy change for an isothermal process is 0, ठीक है। ये आपका आंसर यहाँ पे बनेगा। रिवाइंड करके, बैक करके, पॉज करके अपना आंसर लिख लीजिए, ठीक है। नहीं लिखा, पॉज करिए, लिखिए, समझ नहीं आया रिवाइंड कीजिए, ठीक है। तो ऐसे आप अपना ये क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा, वाई फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा ई इज 0, ठीक है। हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन 3 हमारे पास जो आता है, दैट इज, लिखिए साथ साथ, व्हाट इज मेंट बाय, पहले आपके पास आता है फर्स्ट एक्सोअर्जिक प्रोसेस एंड सेकेंड आपके पास आता है एंडोअर्जिक प्रोसेस, इट्स एंडोअर्जिक, ERGIC, एंडोअर्जिक प्रोसेस। तो एक्सोअर्जिक प्रोसेस क्या होता है एंड एंडोअर्जिक प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, एक्सो यानी बाहर निकलना, ठीक है। एक्सोअर्जिक यानी एनर्जी का इवॉल्व होना, एनर्जी का बाहर निकलना, ठीक है। रिमेंबर, एक्सोअर्जिक यानी एनर्जी इज इवॉल्व, ठीक है। और एनर्जी अगर हमारे पास इवॉल्व हो रही है एनर्जी, तो हमारे पास डेल्टा ई की वैल्यू क्या आएगी, एनर्जी बाहर निकल रही है सिस्टम से, तो डेल्टा ई हमारे पास आएगा नेगेटिव, ठीक है। और सेकंड है एंडोअर्जिक यानी एनर्जी दी जा रही है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एनर्जी एब्जॉर्ब,
ठीक है। और डेल्टा ई की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, एनर्जी दी जा रही है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, तो डेल्टा ई की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आएगी पॉजिटिव, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर। एंड एनर्जी इवॉल्व होएगी एक्सोर्जिक में, एंडोर्जिक में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। एनर्जी अगर इवॉल्व हो रही है तो डेल्टा ई की वैल्यू आएगी नेगेटिव, और अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तो डेल्टा ई की वैल्यू आएगी हमारे पास पॉजिटिव। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। सो ये था हमारा टोटल इंटरनल एनर्जी चेंज एंड इंटरनल एनर्जी के बारे में जो हमने आज इस वीडियो में पढ़ा। आई होप आपको आज का वीडियो समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ सकते हैं, हम आपका वहाँ पे जरूर रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।